चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, राइट टू फ्रीडम को स्टार्ट किया था और कौन से आर्टिकल को देखा था, आर्टिकल 19 के बारे में देखा था, जो किसके बारे में बात करता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) था, उसमें टोटल कितने पार्ट्स दिए हुए थे, 6 सब क्लॉज दिए हुए थे, सारों के बारे में देखा था। फिर 19(2) को देखा था, 19(3) और 19(5) को देखा था, जो किसके बारे में बात करते हैं, एक्सेप्शंस टू 19(1) पे, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को देखा था कि उसको काफी सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कर दिया था, ब्रॉड कर दिया था। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे हमारे पास, 6। उसमें से कल हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट कर दिया था, ये सेकंड वाला, दैट इज राइट टू फ्रीडम, और वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ, 19 to 22। फिर हम लोगों ने कल जल्दी से 19(1) को एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या देखा था, ये राइट सबसे पहले तो किसको मिला हुआ है, सिटीजन्स को, मतलब फॉरेनर्स ये राइट को एंजॉय करते हैं, आंसर इज नो। फ्रीडम ऑफ स्पीच पीसफुल, दूसरा क्या था, राइट टू असेंबली, लेकिन असेंबल आप कैसे हो सकते हो, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब इसमें क्या इंक्लूड था, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, है ना, आप पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी बना सकते हो। फिर ये क्या था, राइट टू मूवमेंट, तो उसमें क्या था, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या था, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन यहाँ पर 2 पे किसके लिए, आप जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब के लिए इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। फिर लास्ट क्या देखा था अपने, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रहेगी। हाँ, हम लोगों ने वो सारे रेस्ट्रिक्शंस देख लिए थे। फिर उसके बाद कुछ हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस वाले पार्ट देखे थे, आर्टिकल 19(2) देखा था, 19(3) देखा था और 19(5) देखा था। उसमें किसी को कोई डाउट है, उसमें किसी को कोई डाउट है नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा करना था, आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल 20 को आज शुरू करेंगे, ये भी किसका पार्ट है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्योंकि कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं, 19 to 22। अब आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता, सभी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि एक एक आर्टिकल अगर छूट भी गया तो भी नेक्स्ट आर्टिकल तो समझ में आता ही है। क्या लिखा हुआ, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, कि क्या हो अगर आप कोई ना कोई अपराध कर देते हो तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए ना। कन्विक्शन मतलब व्हेन यू हैव कमिटेड अ क्राइम, आपने कोई क्राइम कर दिया तो क्या उसमें भी आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिलेगा, सो आंसर इज यस। लेकिन प्रोटेक्शन किससे मिलेगा, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिल सकती, बोल सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी। अब ये जो आर्टिकल 20 है, ये 3 चीजों के बारे में बात करता है, उसको अपन तीनों को देख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, कि आर्टिकल 20 का नाम क्या है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब जो आर्टिकल 20 है उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहले को क्या बोलते हैं हम, बोलो जल्दी बोलो, हाँ, एक्स पोस्ट फैक्टो, क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। दूसरे को क्या बोलते हैं, हाँ, डबल जियोपार्डी, दूसरे को क्या बोलते हैं, डबल जियोपार्डी। और तीसरे को क्या बोलते हैं, तीसरे को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, क्या बोलते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। अब ये बड़ा आसान है, किसका पार्ट है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस, है ना, मतलब अगर आपने कोई ऑफेंस वगैरह कर दिया तो उसमें आपको क्या प्रोटेक्शन मिलता है, उसके बारे में बात करता है। अब देखो इनको याद करने का तरीका कैसा, एक बार में ही 1 शॉट याद हो जाएगा अगर एग्जाम्पल समझ लिए तो। पहला क्या बोलता है, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, या जिसका दूसरा नाम है रेट्रोस्पेक्टिव, क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, या दूसरा नाम क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल संजय दत्त ने एक अपराध किया था, क्या किए थे, घर में हथियार छुपाए थे, है ना। बोला जाता है उसका दाऊद वगैरह से भी क्या था, रिलेशन था, ड्रग्स वगैरह में भी काफी एंगेज हुआ करता था। दैट वाज अ क्राइम एट दैट टाइम। उसने क्राइम कब किया था, 1993 में, बट हिज फादर वाज इन कांग्रेस पार्टी, और उस समय सरकार किसकी थी, कांग्रेस की। उसको पनिशमेंट मिली नहीं। व्हेन बीजेपी केम टू पावर तो उसके केस उधड़ गए होंगे कि जो उसने अपराध 1993 में किया था उसको अब सजा मिलेगी। लेकिन ये क्या बोलता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, इसका मतलब ये है कि आपने जब अपराध किया था उस समय जो सजा थी आपको वही सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 1993 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, अपने संजू दादा की। संजू दादा हथियार लेके बैठे थे घर में, ड्रग्स वगैरह भी काफी लिया करते थे, जेल भी गए। उसके बाद आप सब लोगों को पता जेल काट क्या है, बोले चटाई पे सोते थे, है ना। अब संजू दादा ने ड्रग्स लिए, हथियार छुपाए, देशद्रोह भी किया बोल सकते हैं, काइंड ऑफ, है ना, क्योंकि वही हथियार बाद में मुंबई में ब्लास्ट भी हुए थे आप सबको पता है। अब संजय दत्त ने अपराध तो कब किया था, 1993 में। बीजेपी ने केस कब स्टार्ट किए, सन 2005-6 में उस पर केस स्टार्ट किए। कब, 15-20 साल पुराने केसेस को, 15 साल तो हो चुके थे ऑलमोस्ट, 15 साल पुराने केसेस को उन्होंने रिवाइव किया।
तो अब उसको सजा कब की मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी ने उसमें केस कब स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं 2005 में उस पर केस स्टार्ट हुआ, हो सकता है हथियार रखने की सजा 1993 में क्या हो, डेथ पेनाल्टी, लेकिन 2005 में उसको रिड्यूस करके क्या बोला हो, ओनली 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो संजय दत्त ने अपराध कब किया था, तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, डेथ पेनाल्टी। अब उस समय एक एक्ट चलता था जिसको बोलते थे, भी कॉल इट टाडा, क्या बोलते थे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, क्या बोलते थे, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। ये उस समय था। बाद में 1995 में इस पूरे के पूरे एक्ट को ही क्या कर दिया गया, रिपील, मतलब खत्म कर दिया गया। लेकिन जब संजय दत्त ने अपराध किया था उस समय कौन सा कानून लगना था उसके ऊपर, टाडा। लेकिन आज टाडा चलता है कि अगर आज आपने हथियार रखे तो क्या आपको टाडा कोर्ट ट्रायल पे लेगी, नहीं। लेकिन संजय दत्त ने अपराध कब किया था, 1993 में, और उस समय कौन सा कानून चलता था, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। तो संजय दत्त के लिए अलग से ये वाले कोर्ट बनाए और इसी कोर्ट में संजय दत्त का ट्रायल हुआ। नाम सुना होगा ना आपने, टाडा कोर्ट। क्यों? क्योंकि उसने अपराध जब किया था उस समय ये कानून चलता था, तो उसको इसी कानून के तहत क्या दी गई, सजा। डेथ पेनाल्टी नहीं थी, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है। जो भी पेनाल्टी थी 2 साल 5 साल जितने भी साल उसको जेल भेजना थे, लेकिन किसके अंडर भेजा, टाडा के अंडर भेजा। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। इसका मतलब होता है कि आपने जब अपराध किया था उस समय जो सजा थी आपको वही सजा मिलेगी, बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1993 में बात करते हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया, उस समय लॉ वॉज साइलेंट ऑन मर्डर केस, कि लॉ कुछ भी नहीं बोलता है कि 1993 में फॉर एग्जाम्पल मर्डर के लिए कोई भी सजा नहीं थी। आपने मर्डर कर दिया कब, 1993 में। आज पता चला कि वो मर्डर आपने किया था, मगर आज मर्डर की सजा क्या है, फांसी का फंदा। तो आपको कौन सी सजा मिलेगी, कोई भी सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस समय मर्डर की कोई पनिशमेंट थी नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने चोरी करी और उस समय सजा थी फांसी चोरी करने की, और आज कोई सजा नहीं, तो भी आपको सजा फिर कौन सी मिलेगी, वो वाली। लेकिन ध्यान रखना कि यहां पर मैंने लिखा रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, कि ये वाला जो लॉ है सिर्फ किस केसेस में चलता है, क्रिमिनल केसेस में चलता है। सिविल केसेस में चलता है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स चोरी करते रहे लंबे समय से, टैक्स चोरी एक दिन में तो पकड़ाती नहीं, अचानक से पड़ा छापा इनकम टैक्स का, उन्होंने निकाल दिया, बोले 1 करोड़ रुपए का टैक्स पेंडिंग है, तो वो ये बोलेंगे कि चलो अब आज से भर देना तुम, तो वो बैक डेट से भी दे सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, बैक डेट, कि पिछली डेट से भी क्या कर सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल केसेस में सजा दे सकते हैं पिछली डेट से, आंसर इज नो। जब आपने ऑफेंस किया है उस समय जो पनिशमेंट है सिर्फ वही मिलेगी, उससे ना ज्यादा ना उससे कम, समझ गए। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है क्या, हाँ, वो बैक डेट में से भी बोल सकते हैं कि आपने जितना टैक्स चोरी किया है, बोले वो सबका सब भरो, कर सकते हैं ना ऐसा, हाँ। क्योंकि ये केस सिर्फ किसके लिए, ये वाला हमको किससे प्रोटेक्शन देता है, केवल और केवल क्रिमिनल केसेस। सो आर्टिकल 20 था प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। कन्विक्शन मतलब अगर आपने कोई ना कोई अपराध कर दिया है तब की बात करता है। सो इसमें प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है कि कोई भी आपको बैक डेट से कोई सजा दे सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर तो क्या है, पार्टी सोचने लगे कि बोले अच्छा इसने आज ही अपराध किया है तो पता करो सबसे ज्यादा सजा कब थी, इसको वो सजा दे देंगे, या फिर बोले पता करो सबसे कम सजा कब थी, इसको वो दे देंगे। तो फिर तो अपने हिसाब से लॉ चलने लग जाएगा। लेकिन अगेन लॉ विल अप्लाई ओनली ऑन क्रिमिनल केसेस। तो पहला एग्जांपल से याद रहेगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि जो भी सजा दे रहे हो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑफेंस, आपने जब अपराध किया था उस समय जो सजा थी केवल वही मिलेगी, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगी, उससे कम भी नहीं मिलेगी। पहला समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? क्या था नाम इसका, एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, या फिर दूसरे नाम से कुछ बुक्स में लिखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब तो सबको पता है ना, रेट्रो बोले सुना है ना, रेडियो वेडियो पुराना वाला, हाँ, तो बस उससे याद रखना रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। और ये सिर्फ कौन से केसेस पे चलता है, क्रिमिनल केसेस पे। सो इस पे किसका एग्जाम्पल याद रखोगे, संजय दत्त का आपने, है ना, जिसने क्या रखी थी घर में, हाँ क्या रखे थे, आर्म्स रखे थे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर पिक्चरों के थ्रू इतना बढ़िया तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। एक संजू पिक्चर आई और उसमें ही वॉज शोन लाइक अ सुपरस्टार, बोल सकते हैं ही वॉज अ हीरो। ड्रग्स ले रहा है लेकिन हीरो है वो, क्योंकि उसके बाद ड्रग्स छोड़ दिए उसने हथियार भी रखे थे, और ये बात सच थी। अगर उसने हथियार नहीं रखे होते तो क्या उसको सजा होती, नहीं। लेकिन संजू बाबा नाम से फेमस है वो, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऑफेंस कर दिया, यू कमिटेड अ मर्डर। मर्डर के लिए क्या सजा है, इस बार डेथ पेनाल्टी नहीं दे रहे, डेथ ही दे दी तो फिर क्या है, फिर तो आदमी मर ही गया ना। मान लो डेथ पेनाल्टी के लिए उसको कितने साल की सजा हो लग गई, 10 साल की सजा दे दी गई। अब मान लो
जैसे इसमें एग्जाम्पल पहले वाले में तो किसको याद रखोगे आप, संजय दत्त को, है ना। दूसरे में किसको याद रखोगे, अमिताभ बच्चन को। किसको रखोगे, अमिताभ बच्चन को याद रखना। अब एक पिक्चर थी, उसमें क्या होता है, अमिताभ बच्चन एक मर्डर कर देता है, मर्डर करता है, उसको क्या लग जाती है, 14 साल की सजा लग जाती है। उसको 14 साल देते हैं, बोले तू बिग बी है, तू बड़ी सजा ले। उसको कितने साल भेजा, तू भी बोले चल 14 साल के लिए अंदर। अब वो 14 साल बाद जब बेचारा निकला, यंग गया होगा, 35-40 साल का निकला तो झुक गया, थोड़ा बुढ़ा हो गया। अब जब वो निकला, पता चला जिसके चक्कर में मर्डर की सजा मिली थी वो आदमी तो जिंदा है। इट वॉज शॉकिंग कि बोले जिसके चक्कर में, बोले इसके मर्डर में मुझे सजा मिली, एंड दैट पर्सन इज अलाइव। अब वो क्या करेगा, नाउ ही विल किल दैट पर्सन। अब बोलेगा अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसने उस पर्सन को मार दिया तो क्या अब उसको दोबारा 14 साल की सजा मिल जाएगी, नहीं, क्योंकि एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलती। वी हैव नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलती। कैसे याद रखोगे, अमिताभ बच्चन बिग बी, वो 2 बार जेल जाएगा क्या, नहीं। तो अगर आपने मान लो किसी को मर्डर वर्डर में आपको सजा हो गई और आप बाहर निकले और पता चला वो जिंदा है, और अगर आप उसको दोबारा मार देते हो तो दोबारा सजा नहीं मिलेगी। ध्यान रहेगा। ऑब्वियस है कि ये जो सारे अपन फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, इनमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। रेस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे, बट पहले उनका मीनिंग समझें। सो आर्टिकल 20 में 3 पार्ट थे। पहला था एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, या फिर और क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। दूसरा था डबल जियोपार्डी। तीसरा क्या था, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। तीसरा क्या था, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई अपराध किया, सबसे पहले आपको क्या मिलती है, सबसे पहले पुलिस कस्टडी, यही होता है। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या होता है, पुलिस आपको उठा के ले जाती है, फिर पुलिस क्या बोलती है, हम इंटरोगेशन करेंगे, मतलब वो आपको चाटे वाटे मारेंगे, लात घूसे, वो बोलेंगे बता तूने क्या किया, क्योंकि हमको क्या पता तुमने क्या किया। तो क्या जुटाएंगे, अपराध जुटाएंगे। आपने सब बता दिया कि साहब मैंने ऐसे ऐसे उसको मारा और यहाँ गाड़ दिया है, ठीक है। अब पुलिस तो अपनी तहकीकात करेगी, लेकिन क्या पुलिस आपको मजबूर कर सकती है कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दे दो कोर्ट में, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। क्योंकि आर्टिकल 20 का पार्ट 3 क्या बोलता है, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस इज नॉट अलाउड। कि अगर मैं आपको मार ठोक के बोलता हूं कि चलो और अपने खिलाफ ही गवाही देना, तो कोर्ट क्या बोलेगा, दिस इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप अपने खिलाफ गवाही देने पे कोई आपको मजबूर कर सकता है, आंसर इज नो। लोग वैसे क्या बोलते हैं कि हमको पुलिस कस्टडी, देखो 2 कस्टडी होती है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पुलिस कस्टडी में आपको हवालात में रखते हैं, मतलब थाने में, और जुडिशियल कस्टडी में कहां भेज देते हैं, जेल। जेल मतलब अब आप किसकी कस्टडी में हो, जुडिशियरी की। अब आपसे पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, मारा पीटी नहीं होगी, अब आप चुपचाप जेल जाओ और वहां रहो आराम से। लेकिन पुलिस कस्टडी इज वेरी पेनफुल, बोल सकते हैं, क्योंकि वो आपसे इंटरोगेशन करते रहेंगे। अब लेकिन देखना थर्ड वाला क्या बोल रहा है, आप अपने खिलाफ सबूत देने में कोई आपको मजबूर कर सकता है, आंसर इज नो। और वो एडमिट भी नहीं होता है। इसलिए आप पुलिस को कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, आदमी दे देता है, पुलिस बोलती भैया लिख के दो, आप बोलते हो क्या लिखना बताओ मैं लिख देता हूं, लिख दिया आपने, बाद में आप कोर्ट जाके क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वो बोलोगे भैया इनने इतना मारा और मेरे से बोला मार मार के कि ये लिख के दे, मैंने लिख के दे दिया, बस दैट्स इट। और वो एडमिसिबल होगा क्या, बिकॉज सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस इज नॉट अलाउड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कई बार सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का एक मतलब और हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेप केसेस, उसमें क्या लिए जाते हैं, डीएनए सैंपल, बॉडी सैंपल्स। सो आप किसी को अपना बॉडी सैंपल देने से मना कर सकते हो, आंसर इज नो, क्योंकि वो देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहे, आपसे एक सैंपल ले रहे, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, भाई वो देने से आप मना कर सकते हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो पुलिस कई बार क्या देखती है कि खून के निशान, तो वो खून का आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकती है, हाँ, और आप वो देने से मना नहीं कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रहेगी। सो इसमें भी सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं, इजी है ये चीज। सो आर्टिकल 20 का मतलब समझ में आया, व्हाट इज आर्टिकल 20, बोलो जल्दी से, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो एक बार इसको रीड करें। अब देखना, आर्टिकल 20 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन, क्या करता है वो, हमको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। देखो एग्जीक्यूटिव पनिशमेंट बोल रहा है, लेजिस्लेटिव पनिशमेंट बोल रहा है क्या, सॉरी हाँ, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते, लेकिन लेजिस्लेचर दे सकता है कि आपको पनिशमेंट, आंसर इज यस। आपको डेथ की पेनाल्टी भी दी जा सकती है अगर लॉ उसमें अलाउ करता है तो बोल सकते हैं, लेकिन जब अपराध किया था उस समय वो सजा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने आज मर्डर किया, आज सजा थी नहीं, कल आपने किसी मंत्री के बच्चे का मर्डर कर दिया, कल को एक नया लॉ लाया, बोले इसको सिर्फ फांसी नहीं देंगे, पहले इसके हाथ पैर तोड़ेंगे फिर इसको टांगेंगे, तो आपको वो सजा मिल पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि मर्डर तो आपने आज ही कर दिया था।
लॉ तो कल बनेगा, समझ में आया। सो एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं मिलेगी किसको, एक्यूज पर्सन को, है ना। और उसके बाद मैंने बताया था प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, इन तीनों के जरिए, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। इसमें किसी को कोई एग्जाम डाउट वगैरह है? डबल जियोपार्डी भी इजी है। डबल जियोपार्डी मतलब एक अपराध की 2 बार सजा नहीं दे सकते, है ना। अब यही चीजें लिखी हुई हैं, बट ऑलरेडी मैंने इसको समझा दिया है, तो स्लाइड वगैरह में नहीं है, खाली एग्जाम्पल याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। समझ में आया। आर्टिकल 20 में किसी को भी कोई डाउट है? इजी था, क्या था? हाँ, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, उसके 3 पार्ट थे, तीनों के तीनों हमको याद हो गए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राइट टू फ्रीडम। कहाँ से कहाँ था? आर्टिकल 19 टू 22, 19 कर लिया, 20 कर लिया। अब किसको देखते हैं? आर्टिकल 21 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इवॉल्व फंडामेंटल राइट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 21। मोस्ट इवॉल्व क्यों बोला? क्योंकि देखना, आर्टिकल में कुछ दिया रहता, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता, वेरियस जजमेंट से बोलता कि ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या कर रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को इवॉल्व कर रहा और उसका स्कोप क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। आर्टिकल 19 में हम लोगों ने देखा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू एक्सप्रेस अदर व्यूज, ये सब भी क्या बोल दिए सुप्रीम कोर्ट ने? ये भी क्या है बोले? फंडामेंटल राइट्स, है ना। राइट टू टेलीकास्ट, ये सब भी देखा था हम लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपने वेरियस जजमेंट से किसी भी फंडामेंटल राइट के स्कोप को क्या कर देता है? ब्रॉड कर देता है। सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता रहता है? इंटरप्रेट करता रहता है। वो अपने हिसाब से भी इंटरप्रेट करता है और टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करता है। हमने केशवानंद भारती केस भी देखा था प्रियम्बल में, उसमें उसने कौन सी डॉक्ट्रिन दी थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। कई बार ये क्वेश्चन भी आया कि हु इज मोर पावरफुल, फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी, तो उसके भी अलग अलग जजमेंट्स अपन आगे चल के देखेंगे। लेकिन आज जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इवॉल्व। काफी न्यूज में भी रहता रेलेवेंट। अभी अपन देखेंगे ममता बनर्जी को। अभी अपन ने 3 लोगों को देखा, संजू बाबा, अमिताभ बच्चन और आप लोगों को ही देखा जिसने मर्डर किया था। चलो अब देख लेते हैं आर्टिकल 21 किसके बारे में बात करता? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो अपन ने एक आर्टिकल 19(1) में पढ़ा था, कौन सा? राइट टू मूवमेंट, है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप मूव कर सकते हो। तो अपन ने देखा था वो वाला जो राइट बात करता था वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में मूवमेंट की बात करता था, है ना। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता 2 कंडीशनों को छोड़ के। लेकिन अगर आपको देश के बाहर जाना है तो वो वाला राइट आपका कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 21, दैट इज लिबर्टी, कि अगर आपको भारत के बाहर जाना है तो भी आप बाहर जा सकते हो। और वो प्रोटेक्शन कौन देता है आपको? आर्टिकल 21। अब देखना ये राइट किसको मिला हुआ है? पर्सन। पर्सन मतलब कौन पर्सन? पर्सन मतलब सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर, मतलब ये फंडामेंटल राइट हम लोगों को भी मिला है, प्लस जो यहाँ पर आए हुए फॉरेनर्स उनको भी मिला हुआ, बिकॉज दिस राइट इज अवेलेबल टू पर्सन। अब देखना इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट क्या हो सकता है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। उससे बढ़कर कुछ है क्या? अगर लाइफ ही नहीं है तो फिर अदर फंडामेंटल राइट्स कोई भी काम के बचे क्या? नहीं। दे हैव नो मीनिंग इफ यू हैव नो लाइफ। बोल सकते हैं ना, मरे हुए आदमी को राइट्स दोगे क्या? नहीं। आदमी जिंदा है तो सारे राइट्स को एंजॉय कर पाएगा, और अगर राइट टू लाइफ ही नहीं है तो फिर सारे राइट्स का कोई भी मीनिंग निकलता है? आंसर इज नो। तो ये क्या बोलता है? नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब आप उसकी लाइफ केवल कब ले सकते हो? जब लॉ प्रिस्क्राइब करता। फॉर एग्जांपल आपने कोई बड़ा अपराध कमिट कर दिया जिसकी पेनाल्टी क्या है? डेथ पेनाल्टी, तब आपकी लाइफ ली जा सकती है, हाँ, लेकिन वो कैसी होना चाहिए? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ध्यान रहेगा, मनमानी तरीके से ले सकते हैं। कैसा है क्या कि पुलिस कस्टडी में भेजा और पुलिस ने बोला हाँ तूने अपराध किया है, चलो गोली मार दी खड़ा करके, ये होना चाहिए क्या? नहीं। लाइफ केवल कब ली जा सकती है आपकी? अकॉर्डिंग टू लॉ। ये चीज ध्यान रहेगा। एनकाउंटर इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। एनकाउंटर का मतलब होता है कि कई बार अपराधी पुलिस पे गोली चला के भागता, वो उसको एनकाउंटर बोलते हैं। लेकिन आजकल फेक एनकाउंटर भी बहुत चलते हैं। जैसे अभी क्या हुआ, रैली वगैरह निकली कहां पर? यूपी में, धार्मिक रैलियां। पुलिस वालों ने लोगों से बहुत बदतमीजी करी ट्रैफिक जाम में, ये देखा आपने? क्या हुआ? अब लोगों ने बोला कि शायद वो गुंडों से लड़ते लड़ते इतना थक गए थे कि जनता को मारने लगे। ट्रैफिक जाम में गाड़ियां थी, उन पर लाठीचार्ज करा, लोगों से बदसलूकी की। वो लोग क्या थे? डिवोटीज थे। वो तो क्या करने गए थे? काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए थे। सो इज दिस द वे टू टॉक टू डिवोटीज? क्या भक्तों से बात करने का एक तरीका होता है? उनसे गाली गलौज करी जाती है अगर कोई आपके यहाँ आया है? सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एनकाउंटर्स आर ऑल्सो रॉन्ग। एनकाउंटर इज लाइक अ मर्डर, बोल सकते हैं। और मर्डर भी वो आदमी कर रहा है जो एक पोजीशन पे, एक पोस्ट पे, है ना। सो एनकाउंटर अगर फेक है तो उन पे ट्रायल भी होना चाहिए। किसका ट्रायल होना चाहिए? मर्डर केस का। लेकिन अगेन इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस।
अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो फिर मर्डर चार्जेस लग पाएंगे क्या? क्योंकि चार्जेस कौन लगाता है? पुलिस ही तो लगाती है। आपने कौन सा अपराध किया है वो चार्जशीट में कौन लिखता है? पुलिस लिखती है। फेक चार्जेस भी बिल्कुल, ये तो होता ही है। पुलिस से लोग क्यों डरते हैं? फेक चार्जेस यही करते हैं ना, वो FIR लिख के हर कुछ लिख देंगे, फिर आप पे भाई कोर्ट में तो केस चलता है, लेकिन केस किस बेसिस पे चलता है? जो चार्जेस पुलिस ने लगाए हैं। अब आप पे बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए, अब आप सड़ते रहो, लंबे लंबे केसेस चलते रहेंगे, दैट्स इट, है ना। अब ये यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिस राइट इज फंडामेंटल टू ऑल द फंडामेंटल राइट्स। व्हाई? बिकॉज विदाउट राइट टू लाइफ अदर राइट्स विल हैव नो मीनिंग। ध्यान रहेगा, अगर लाइफ ही नहीं है तो फिर अदर मीनिंग कोई भी बचता है नहीं। अब राइट टू लाइफ को अपन देखते हैं कि कैसे इवॉल्व किया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सो आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इवॉल्व आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में इसको क्या किया है? इवॉल्व किया है। अब राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, जीने का अधिकार तो है, लेकिन सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी क्या है? आपके फंडामेंटल राइट। अगर कोई डिग्निटी नहीं है तो फिर आप में और कुत्ते में अंतर बचेगा क्या? नहीं। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल, बोल सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है? डिग्निटी के साथ रहता है ना। कोई खाना दे रहा है आपको फेंक के रोटी, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं, यू वोंट लाइक इट। व्हाई? बिकॉज यू हैव राइट टू लिव विथ डिग्निटी। इसमें काफी बीच में केसेस भी आए। एक वर्ड आता है जिसका नाम है यूथेनेशिया। क्या नाम है? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज दिस यूथेनेशिया? सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं, सुसाइड तो सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम। अगर सुसाइड जो करते हैं उनके लिए बता देता हूं, अगर आपने सुसाइड करा और अगर बच गए तो फिर आप पे केस चलता है कोर्ट और सजा भी हो जाती, जेल भेज देते हैं कि तूने सुसाइड का कोशिश करी क्यों। या तो मर जाओ, मर गए तो कुछ नहीं, और अगर बच गए तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहो। समझ गए? सो जेल में वहां इतने पट्टे पड़ते हैं ना कि सही हो जाते हैं, 2 दिन में सब भूत निकल जाते हैं सुसाइड के। और करोगे कहाँ? एक एक कमरे में 50-50, 100-100 लोग रहते हैं, क्या उनके सर पे चढ़ोगे क्या? तो बाकी लोग भी है ना बेटा बचाने वाले। हाँ, क्या पूछ रहा कोई? यूथेनेशिया का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक ओल्ड कपल गया, एक बार कोर्ट में गया, उनने बोला यार बस अब हमने बहुत प्यार मोहब्बत कर लिया, बहुत अच्छी लाइफ जी ली, अब नाउ वी वांट टू डाई। तो देखो यहां पर क्या लिखा? राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 21 पे ही कि बोले कि राइट टू लिव विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। सो उन्होंने बोला राइट टू डाई विद ह्यूमन डिग्निटी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन आया कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी तो है, तो राइट टू डाई विद ह्यूमन डिग्निटी भी होना चाहिए, कि मरने का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। फिर एक और केस आया, क्या नाम था वो नर्स का? कोई नाम बता सकता है? हाँ, अब देखना यूथेनेशिया 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। अब बाद में हमारे यहाँ पर एक नर्स थी, बहुत पहले की बात है, उनके कलीग्स ने उनका रेप कर दिया और उनको ऐसे स्टेट में पहुंचा दिया जिसके बाद वो कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, है ना। मतलब वो ऐसी हो गई, मेंटल ट्रॉमा हुआ है, जो भी बॉडीली इंजरी हुई, क्या वो दोबारा कभी चल फिर नहीं सकती थी, बट शी वॉज अलाइव, वो जिंदा थी। उनके हॉस्पिटल के स्टाफ ने बोला कि हम लोग इनका ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे हम इनका ध्यान? बट वो परमानेंटली कोमा स्टेज में चली गई। मुन्ना भाई में आनंद भाई को देखा था, गंजे, बस वो कैसे रहते थे, लाइक हर। अब क्या हुआ, तो वो तो कभी चल नहीं सकती थी और बाद में पता चला कि शी इज बियॉन्ड रिकवरी, अब इनकी कभी रिकवरी भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो बाद में केस गए, बोले भाई 30 साल हो गए इनको बेड पे रखे, बोले अब इनको क्या है, मरने का अधिकार दे दिया जाए, सिर्फ सांस ही तो ले रही है, इनका ब्रेन भी डेड हो चुका है, सब कुछ डेड हो चुका है, तो इनको क्या करो, मार दो। अगर आपने इनको मारा इंजेक्शन देके, सो दैट इज एक्टिव यूथेनेशिया, आपने एक्टिवली किलिंग इन्वॉल्व हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हमारे यहां पर इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड। कोई कपल बोले हमारा जीने का मन खत्म हो गया, मर जाए, बोले दैट इज नॉट अलाउड। सुसाइड कर लो बात अलग है, लेकिन हमारे पास मत आओ। समझ में आए? जो करना है घर पे करो, लेकिन सुसाइड ऐसा करना है कि बचो नहीं, और बच गए तो फिर जेल भी जाओगे। सो एक्टिव यूथेनेशिया मतलब एक्टिवली किलिंग इज नॉट अलाउड, मतलब आपको इंजेक्शन दे दो। लेकिन दूसरा तरीका है, बोले सुप्रीम कोर्ट ने बोला लेकिन हम एक्टिव अलाउ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, आप उनको क्या दे दो, पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है, बोले जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसके बिना वो जिंदा रहेंगी क्या, नहीं, बोले वो हटा लो आप। समझ गए? लेकिन पैसिव यूथेनेशिया इज पेनफुल ऑल्सो, बोल सकते हैं, हो सकता है उनकी इंस्टेंट डेथ ना हो और उनको तकलीफ होना शुरू हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, लेकिन बहुत सारे जजेस वगैरह उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद। नहीं तो ऐसा नहीं कि हर दूसरा आदमी अस्पताल जाए, बोले बीमार है, बोले दे दो इसको पैसिव यूथेनेशिया, वेंटिलेटर हटा दो, दैट इज रॉन्ग।
ये समझ में आ रहा है? सो एक्टिव यूथेनेशिया नॉट अलाउड, पैसिव इज अलाउड. So right to live with human dignity is a fundamental right. Right to die with human dignity is not a fundamental right. ये कोई right वाइट है ही नहीं, वो फालतू की बातें मत करो. समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? राइट टू शेल्टर. झुग्गी झोपड़ियां कहां पर हैं? मुंबई में. केरला का भी केस आया था. क्या हुआ था? एक वेटलैंड वाला एरिया था, लेक के किनारे एक बिल्डिंग बना दी थी, बहुत ऊंची, बहुत फेमस थी. अभी उसको गिराया, डेमोलिश किया. लोगों ने बोला कि भाई अगर हमारा घर ही तोड़ देंगे तो हम जिंदा कहाँ रहेंगे? रहने के लिए क्या चाहिए हमको? शेल्टर. सो वी हैव राइट टू शेल्टर. तो वो चले गए डायरेक्ट किसके पास? हाई कोर्ट नहीं गए, वो डायरेक्ट ही चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट ने बोला गो अहेड और इनकी बिल्डिंग को गिरा दो, क्योंकि बिल्डिंग आपने क्या किया है? अतिक्रमण किया है. यू हैव राइट टू शेल्टर, रहने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये क्या कि रोड पे ही घर बना लोगे अपना, बीच रोड में, और बोलोगे हम कहाँ रहें? तुमको जहां रहना हो रहो. बट राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट. राइट टू हेल्थ भी किस में आता है? राइट टू लाइफ में. सो आर्टिकल 21 तो सिर्फ क्या बात करता था? राइट टू लाइफ की. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा उसको वेरियस जजमेंट से क्या क्या बना के रख दिया. राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ. आगे देखो, राइट टू हैव डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री. ये कब आया? अपन ने इंदौर का ही केस था. एक आदमी था, उसके बगल में एक डीएसपी रहने आया. तो डीएसपी वॉज पावरफुल, है ना. उसने घर वर बनवाना शुरू किया. वो बहुत पॉल्यूशन करता था, सीमेंट फीमेंट ये वो. तो बुजुर्ग आदमी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया. उसने सुप्रीम कोर्ट में क्या केस किया कि भाई मुझे राइट टू लाइफ है, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण बहुत दिक्कत आ रही है जिंदा रहने में. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यस, यू हैव राइट टू हैव डिसेंट एनवायरमेंट. और डिसेंट एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए? इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री. तो पॉल्यूशन फ्री वाटर भी मिलना चाहिए, एयर भी मिलना चाहिए, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्री. पर क्या ये राइट हमको सच में मिलता है? आंसर इज नो. हमारे यहाँ पर बोले गाड़ियों में क्या लेकर के आएंगे हम? BS6. अब BS6 व्हीकल्स आ रहे हैं, क्यों? बिकॉज दे आर लेस पॉल्यूटिंग, है ना. बोले इसमें पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो लंग्स में चले जाते हैं, कैंसर वगैरह करते हैं, वो नहीं होगा. अरे BS6 को तो बाद में लाना, पहले हमारे यहाँ धूल देखिए कितनी रहती है. आप यहाँ से घर चले जाओ, पूरा मुंह ही काला हो जाता है. तो क्या वो लंग्स में नहीं जाते होंगे? उसमें PM 2.5 भी रहते होंगे, PM 5 भी रहते होंगे, 10 भी रहते होंगे. पॉल्यूशन का कुछ नहीं. लेकिन हमको क्या लाना है? बोले BS6. बस बोले ईंधन से पॉल्यूशन नहीं होना, बाकी डस्ट से जो हो रहा है होता रहे, इंडस्ट्रीज से जो हो रहा है होता रहे. इंडस्ट्रीज से कई बार इतना पॉल्यूशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अरबिंदो साइड. अरबिंदो साइड क्या है? बाणगंगा साइड इंडस्ट्रियल एरिया इंदौर का. जब हवा दूसरी डायरेक्शन में चलती ना तो बहुत ज़्यादा बास आती. जैसे मेरा कॉलेज था एलन सिटी, तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम रहती थी कि जब हवा इंडस्ट्रीज से कॉलेज की तरफ चलती थी तो स्मेल होना शुरू हो जाती. तो दैट इज अगेन वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ. लेकिन उसका भी कुछ किया जा सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता. अपने यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री वाटर आता है. पानी इतना गंदा आता है, इतना मटमैला आता है कि बाल्टी में रख दो तो नीचे पूरा प्रॉपर एक गमला लगाने लायक मिट्टी निकाल लो 1 महीने में, बोल सकते हैं. इतना पानी गंदा आता है. एयर की तो बात मत पूछो, दिल्ली विल्ली आप सबको पता है. और जो रोडों पे डस्ट उड़ती है, ऐसा लगता है कि रेगिस्तान के तूफान है. ध्यान रहेगा. और हजार्डस इंडस्ट्रीज, अगेन यू नो वेरी वेल. सो ये भी एक राइट है, लेकिन ये राइट को हम क्या प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाते हैं? आंसर इज नो. इस राइट को बहुत मिसयूज भी किया जाता है. बोला क्या जाता है? दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, उससे क्या होता है? बोले दिल्ली में पॉल्यूशन होता है. बट ऐसा नहीं है. दिल्ली की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि वहाँ पर फॉग बना रहता है. चलो दिवाली तो एक दिन की रहती है. चलो दिल्ली में मान लिया पॉल्यूशन हो गया, व्हीकल से पॉल्यूशन हो गया. फिर ये आगरा में क्यों धुंध बनी रहती है? ग्वालियर में क्यों धुंध बनी रहती है? क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफी ऐसी है, यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि यहाँ 2-3-4 महीने, 26 जनवरी को देखा परेड को, पूरा कोहरा ही कोहरा रहता है. तो फिर 26 मतलब दिवाली का पटाखों का धुआं क्या 26 जनवरी तक बचता होगा? नहीं. ये त्योहारों को बंद कराने का एक तरीका है. पहले बोला होली, पर बोले बिना पानी के, होली वॉज डिस्ट्रॉयड. अब दिवाली. यहां तक किसी को डाउट है? राइट टू लाइफ को देखा. राइट टू लाइफ में अभी अब तक अपन लोगों ने ये 3 देख लिए. कौन कौन से? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ. फिर राइट टू हैव डिसेंट एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट बोल सकते हैं. राइट टू एजुकेशन. सबको क्या होना चाहिए? एजुकेशन. सुप्रीम कोर्ट ने बोला एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ. ये राइट टू लाइफ के जितना ही है कि अगर एजुकेशन नहीं है तो मतलब लाइफ ही नहीं है आपकी. समझ रहे हो? वाई एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट? इसलिए आप सबको मम्मी पापा ने क्या भेजा? स्कूल भेजा. तो आर्टिकल 21A में किसकी बात होती है? राइट टू एजुकेशन की. उसको अभी अपन पढ़ेंगे भी. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? राइट टू फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कोई केस वेस में फंस गए, गरीब हो, पैसा नहीं है, तो सरकारी लॉयर मिलेगा आपको. तो बिकॉज यू हैव राइट टू फ्री लीगल एड. राइट टू इन्फॉर्मेशन. ये कल भी देखा था हमने. गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट प्रोवाइड किया? राइट टू
इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 कि आपको इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है, और ये भी किसके लिए जरूरी है, आपकी लाइफ के लिए। राइट टू स्पीडी ट्रायल कि आपके जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, ट्रायल कैसे होना चाहिए, स्पीड से। लेकिन क्या सच में इंप्लीमेंट हो पाता है? कई बार ऐसा रहता है कि आपने एनसीईआरटी में कहानी थी, याद है, अब्दुल किया जो भी उसका नाम था, उसने चोरी करी। चोरी करने के लिए अगर उसको सजा मिलती तो कितने महीने की सजा होती? 6 महीने की। अब वो अब्दुल जेल गया, बीच में अब्दुल के पिताजी टपक गए, फिर उसकी मम्मी भी टपक गई, मतलब दुखों का कैसा पहाड़ टूटा उस पर, वो बता रहा हूँ। मम्मी पापा दोनों चले गए, है ना, भाई को बोले अगवा कर लिया, बहन भी कहीं भाग गई। ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस? अगर उसको सजा मिल जाती, जिस दिन उसको पुलिस ने पकड़ा सजा मिलती, तो उसको कितने महीने जेल में रहना पड़ता? 6 महीने। लेकिन उस पर पहले क्या चलेगा, कोर्ट केस चलेगा। डिसाइड कौन करेगा सजा देना है कि नहीं? कोर्ट डिसाइड करेगी। और कोर्ट में कितने साल उस पर केस चलता रहा? 3.5 साल। और 3.5 साल के बाद बोला कि नहीं, इसको 6 महीने सजा देना ही नहीं है, बोले ही इज इनोसेंट, इसको छोड़ दो। लेकिन ये जो 3.5 साल इस पे केस चल गया, इसका क्या करें? ऐसे ही हमारे यहाँ के एक फेमस साइंटिस्ट थे, जिन पर भी पिक्चर भी बनी थी ना पिक्चर, उनको 25 साल तक जेल में रखा क्योंकि उन पे केस चलता रहा, उनको गलत सजा मिल गई, और 25 साल बाद पता चला कि दैट साइंटिस्ट इज इनोसेंट। अभी आई थी ना एक पिक्चर यार, हाँ, जेल ही तो गए थे, केस के बाद कहाँ भेजते हैं, घर थोड़ी भेजते हैं, जेल भेजते हैं। केस चल रहा, ट्रायल चल रहा हो, जेल में रखते हैं। बिल्कुल, उनको बोलते हैं अंडर ट्रायल्स। हमारे यहाँ जितने भी कैदी हैं उनमें से 65% कौन रहते हैं? अंडर ट्रायल्स। मतलब अभी इन पे केस चल रहा है, दे आर नॉट गिल्टी, अभी वो कोर्ट की नजरों में अपराधी नहीं है। और कोर्ट यही मान के चलता है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए, जब तक यू आर इनोसेंट। तो आप गिल्टी कब हो गए? व्हेन द ऑफेंस इज प्रूव्ड। और ऑफेंस प्रूफ नहीं हुआ, इसका मतलब यू आर इनोसेंट। लेकिन अभी आप क्या हो? अंडर ट्रायल हो, कि आपको शक की बुनियाद पे अंदर रख के रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज द नॉर्म। जेल क्या है? अपवाद केस में ही केवल जेल भेजना, और सबसे पहले क्या दे देना? बेल। बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन लोअर कोर्ट्स यूजुअली क्या करती हैं? जेल इज द नॉर्म एंड बेल इज एन एक्सेप्शन। इसलिए लोअर कोर्ट में छुटपुट भी केस होता है, बोलते सीधे जेल भेजो। फिर आदमी कहां जाता? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट क्या बोलता है कि तुरंत इसको बेल दो। क्यों? क्योंकि हमारे केसेस वैसे ही ओवरबर्डन्ड है, ऊपर से ये छुटपुट केस आएंगे बेल के, तो फिर कैसे काम होगा? तो हाई कोर्ट क्या बोलता है? सबसे पहले फुर्सत में इसको क्या दे दो? बेल। अगर केस कमजोर होता है, तो अगर बिल्कुल मर्डर के केस चल रहे हैं तो शायद वो डिनाई भी कर सकती है। तो समझ में आया? अंडर ट्रायल्स का मतलब क्या है, स्पीडी ट्रायल का मतलब बताया, जुडिशियल एक्टिविज्म। हाँ, तो उसमें आपने बताया था कि अभी जब वो कोर्ट डिसीजन देगा तब अंदर जाएंगे। तो वही तो होता है, जैसे पुलिस केस करती है। देखो अभी अपन एक आगे और भी पढ़ेंगे कि पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। मतलब 24 घंटे में उसको आपको किसके सामने ले जाना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको पुलिस कस्टडी देना है, जुडिशियल कस्टडी देना है। तो पहले वो 1 हफ्ते 15 दिन की पुलिस कस्टडी देता है, उसके बाद जब दोबारा केस जाता है तो बोलता है आप जुडिशियल कस्टडी दे दो, मतलब आप इसको हमारे अंडर रख दो और अब इसको अंडर ट्रायल बना दो, क्योंकि अब इसके ऊपर केस चलेगा। सो वी हैव राइट टू स्पीडी ट्रायल। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रायल चलते चलते सदियों बीत जाती है, और कई बार तो आदमी मर जाता है मगर उसको सजा नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? जैसे इसका केस बताया, वो साइंटिस्ट का केस बताया, आपने पिक्चर देखी होगी। सिविल केसेस में यूजुअली जेल टर्म नहीं होता है, ध्यान रखना। अभी मोदी गवर्नमेंट ने चेंजेस भी किए। पहले होता था कि आपने छुटपुट भी टैक्स वगैरह वॉयलेट कर दिया, जेल भेजो। बट हर छोटी चीज़ों में आपको जेल भेजेंगे क्या? बहुत सारे लॉज तो आपको पता ही नहीं होते हैं सिविल केसेस में, है ना। कि फॉर एग्जांपल आप इनकम टैक्स पे, जैसे कुछ लोग रहते हैं ना गांव वगैरह में, किराना शॉप पे क्या करते हैं, आप कैश लेके जाओ, किसी को पैसा पहुंचाना वो पहुंचा देते हैं, 10-20 रुपये कमीशन काट लेते हैं। असल में उनको फायदा कितना हो रहा है? केवल 10 to 15 रुपीज़। यही करते हैं। आपने बोला भैया मेरे को 50,000 पहुंचाना, उन्होंने कहा मैं 100 रुपये लूंगा। उसने तो 50,000 ट्रांसफर कर दिया, आपसे केवल कितने रुपए लिए? 100 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये जो 50,000 रुपये उसके अकाउंट में आए, ये उसने कैश जाके बैंक से जमा करे तो ये उसकी इनकम है, और इनकम पे टैक्स लगता है 30-30, 40-40%। तो उसको ये नहीं पता कि 100 रुपये दे के 10,000 रुपये वहां भी भरना पड़ जाएंगे, लेकिन उसको ये अवेयरनेस है क्या? नहीं है। तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? नहीं। तो इसलिए सिविल केसेस में जेल नहीं भेजा जाता। बिल्कुल अपवाद या विजय माल्या जैसे ये कि बिल्कुल सब 9-10 हज़ार करोड़ लेके भागने की कोशिश कर रहा है तो पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, अदरवाइज छोटे मोटे केसेस में नहीं डाल सकते। ये समझ में आया? राइट टू स्पीडी ट्रायल। लेकिन हमारे यहाँ पर स्पीडी ट्रायल की भी दिक्कत है। क्यों? बिकॉज कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड विद द केसेस। कोर्ट्स में इतने ज्यादा केसेस हैं कि वो बेचारे हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समय बहुत ज्यादा लग जाता है। जरूरी नहीं है। इसका एक अल्टरनेट भी निकाला, बोले कुछ केसेस ऐसे करो जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें। जैसे कि
लोक अदालत चलती है ना, सबने नाम सुना लोक अदालत का। व्हाट इज दिस लोक अदालत? भाई पार्टीज आपस में बैठ के मध्यस्थता कर लो, दो लोगों में लड़ाई है, एक इंटरमीडिएरी हम भेज देते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टाइप, वो दोनों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही करा देगा। आप लोग खुद ही निपट लो, कोर्ट आना है, सालों चक्कर लगाना है तो आ जाओ, नहीं तो अदरवाइज यू हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ लोक अदालत। फिर और भी कुछ बनते हैं लाइक ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं बोलो? ट्रिब्यूनल्स ये भी रहते हैं, ये भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट में कौन बैठते हैं? जजेस। जजेस किस में एक्सपर्ट होते हैं? पॉलिटी में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस उनके सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन उनके पास फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता स्कैम पहुंच गया, तो क्या जजेस के पास इतनी एक्सपर्टाइज है कि वो सब फाइनेंशियल स्कैम को समझ पाएंगे? हाँ, नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि उनको दिक्कत जाएगी। उसके लिए भी अलग से प्रोविजन है कि उनके लिए एक एक्सपर्ट ट्रिब्यूनल्स बनाओ, अलग केसेस, अलग कोर्ट्स टाइप बनाओ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल्स। जैसे वाटर के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। अब ये ट्रिब्यूनल्स तो बना है कि जजेस को एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन अगेन ये भी अपने जजमेंट्स कितने कितने सालों में देती हैं? 30-30 सालों में देते हैं। और 30 सालों के बाद जजमेंट आता और एक स्टेट बोलता हमको मंजूर नहीं है, चलो फिर से ट्रिब्यूनल बना के यही तमाशा करते हैं, राइट। तो ये ट्रिब्यूनल केस गया मतलब हो गया न्याय, समझ गए तुम लोग? अरे इसमें इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में किसको जेल में रखोगे? क्रिमिनल केसेस में ट्रिब्यूनल्स यूजुअली नहीं भेजते हैं। संजय दत्त को भेजना था तो उसके लिए टाडा कोर्ट अलग से बनाई ना, है ना। ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? नॉर्मल केसेस के लिए। मान लो मध्य प्रदेश और गुजरात लड़ रहे हैं कि नर्मदा का वाटर शेयरिंग कैसे होगा, उस पर ट्रिब्यूनल बना हुआ है। ट्रिब्यूनल में तो बना, लेकिन ट्रिब्यूनल में कौन जाएंगे? उसके एक्सपर्ट जाएंगे। अब वो एक्सपर्ट पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट कौन रहेंगे? सिविल सर्वेंट्स रहेंगे, उन पे पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, यहाँ से जजमेंट मत देना, यहाँ से मत देना, यहाँ से मत देना। वो जजमेंट देंगे ही नहीं, बोलेंगे चलने दो केस। कितना चलेगा? 25-30 साल। यही करते रहेंगे, हर बार मीटिंग करेंगे, समोसा वड़ा पाव खा के अपने घर, यही होता रहेगा। 30 साल बाद जजमेंट आया और फिर एक स्टेट ने, मध्य प्रदेश ने मुंह उठा के बोल दिया कि हमको ये पसंद नहीं, और हम तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही जाएंगे अब, क्योंकि कोर्ट से बचने के लिए तुमने ट्रिब्यूनल बनाया था, पर हम तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही जाएंगे। फिर कोर्ट बोलेगा चलो एक बार और ट्रिब्यूनल बना के देख लो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। तो बोलेंगे ठीक है 30-40 साल और सही। लीगली बाइंडिंग नहीं रहता है। कोर्ट के आदेश तो रहते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के नहीं भी रहते हैं। ये समझ में आया? सिविल सर्वेंट के लिए भी रहता है, वो अलग आर्टिकल्स में दिया हुआ है, अपन देखेंगे। उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अगर सिविल सर्वेंट कोई गलती कर देता है, सीवीसी एक बॉडी भी बना रखी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो उन पर निगरानी भी रखती है। वो अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आखिरी क्या दिया हुआ? राइट टू लाइफ में और क्या इंक्लूडेड है? राइट टू प्राइवेसी। वैसे ध्यान रखना और भी बहुत सारी चीज़ें बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पर मैंने मेजर लिखी है। राइट टू प्राइवेसी आई के पुट्टा स्वामी जजमेंट से। किससे आई? के पुट्टा स्वामी जजमेंट्स। अब ये क्या हुआ? के पुट्टा स्वामी कौन थे? ही वॉज अ फॉर्मर मतलब पूर्व हाई कोर्ट जज। ये कौन थे? पूर्व हाई कोर्ट जज थे। क्या हुआ? मोदी गवर्नमेंट लाई थी पहले आधार कार्ड बनवाए, है ना। आधार के बाद उन्होंने बोला आप सब अपने मोबाइल नंबर को किससे लिंक कर दो? आधार कार्ड से लिंक कर दो। 2-4 लोगों ने तो, आधी जनता को तो समझ में ही नहीं आया, उन्होंने कहा क्या है, बस मोदी जी ने बोला आधार कार्ड को लिंक करना, सब चले गए आधार को लिंक करने। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम आधार से अपने मोबाइल नंबर को क्यों लिंक करें? आधार गवर्नमेंट क्यों लिंक कराना चाहती कि गवर्नमेंट एक ही नंबर डाले, उससे आदमी के सब डिटेल निकले, कितने मोबाइल चला रहा है, कितने बैंक खाते इसके, बोला ना बैंक अकाउंट को भी लिंक करो, पैन कार्ड को भी लिंक करो। तो वो चाहते हैं एक ही नंबर से आदमी की सारी पर्सनल डिटेल्स हमको पता चल जाए, है ना। सो के पुट्टा स्वामी गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि वाई शुड आई गिव माई पर्सनल डिटेल्स टू द गवर्नमेंट? मुझे मोबाइल नंबर चलाना, गवर्नमेंट को मेरे बाकी डिटेल्स क्यों चाहिए उसमें? उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा। ममता बनर्जी ने भी बोल दिया, गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी थी कि इसके बाद सबके मोबाइल नंबर बंद हो जाएंगे अगर आधार से लिंक नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने बोला चूंकि ये मोदी जी लाए तो बोले मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मेरी तो इज्जत के खिलाफ है, बोले बंद कर देना मोबाइल नंबर मेरे, पर मैं अपने नंबर को आधार से लिंक नहीं कराऊंगी। लेकिन उसी के पहले के पुट्टा स्वामी गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, आप किसी को भी मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हो, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। और ये आदमी के ऊपर है कि उसको आधार लिंक कराना है या नहीं कराना है। सो गवर्नमेंट ने बोला कि हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, वी प्रोवाइडेड सर्विसेज, लाइक हमको किसको सब्सिडी देना है ना, गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी। तो बोले सब्सिडी वगैरह में बहुत चोरी करते हैं, एक आदमी 4-4 बार सब्सिडी लेता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, जो आपसे सर्विसेज लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी हुआ या कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, तो आप उनसे मांग सकते हो आधार, और अगर वो आधार नहीं देते तो आप उनको सर्विसेज मत देना, पर बाकी आप हर आदमी को बोलो मोबाइल नंबर लिंक कराओ, दैट इज रॉन्ग। तो समझ में आया सारे के सारे फंडामेंटल राइट। हम लोगों ने कौन सा फंडामेंटल राइट पढ़ा? आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स गोइंग आउटसाइड द कंट्री, ये ध्यान रहेगा। मेनका गांधी कौन है? वैसे इंदिरा गांधी के 2 बच्चे थे, कौन कौन? राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की वाइफ कौन है? सोनिया गांधी। एक और था संजय गांधी जो प्लेन क्रैश में जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी वाइफ कौन है? मेनका गांधी। मेनका गांधी को रोका जाता था विदेश जाने से कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मेनका गांधी इज इन बीजेपी राइट नाउ, पता होगा आप सबको। वरुण गांधी उनका लड़का है, एमपी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था क्या कि नहीं, आप किसी को विदेश जाने से नहीं रोक सकते। तो इन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? राइट टू गो आउटसाइड द कंट्री इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कि उनको लिबर्टी है बाहर जाने की, उनका नहीं है मन, उनको जाने दो ना घूमने फिरने, तुम क्यों रोक रहे हो? समझ गए? ये समझ में आए। राइट टू आर्टिकल 21 में और कौन से राइट्स इंक्लूड हैं? ये सारे राइट्स इंक्लूडेड हैं। इजी था ये, इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखना, इसमें एक राइट और था, दैट इज राइट टू एजुकेशन। कौन सा था? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दिया पार्लियामेंट में थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखना, पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी था कि एजुकेशन वगैरह देना, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर स्टेट वो चीज नहीं करता तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? आंसर इज नो, है ना, बिकॉज दे आर नॉट जस्टिसेबल। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो कैसे रहते हैं? जस्टिसेबल। तो जब पार्लियामेंट की लगा, पार्लियामेंट को कि अब हम लोगों की इतनी औकात हो गई है कि हम सबको एजुकेशन दे सकते हैं, तो वो क्या लेकर के आ गए? राइट टू एजुकेशन। सो इट बिकेम ऑपरेशनल इन द ईयर 2010 विथ राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड। ध्यान रहेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने पास किया कब? 2010 में, और उसके बाद से नाउ यू ऑल ऑफ यू हैव राइट टू एजुकेशन। ये किसकी ड्यूटी है आपको एजुकेशन देना? अगर आप मान लो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हो तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड यू एजुकेशन, और वो भी कैसा होना चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान रहेगा, टू ऑल चिल्ड्रंस। लेकिन बच्चों को दिया है, ये बात ध्यान रखना, ये नहीं कि ढोर हो गया बोले पीएचडी करवाओ, नहीं। टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना जरूरी है। और किस मैनर में? जैसे भी स्टेट प्रिस्क्राइब करेगा। ऐसा नहीं कि अब आप बोलो कि भैया हमको तो फ्रेंच सिखाओ या उर्दू सिखाओ, नहीं, वो स्टेट बताएगा कि एजुकेशन चाहिए ना, तो बोले बस एजुकेशन दे रहे हैं, अब जैसे भी दे रहे हैं वो समझ लो। बट 6 to 14 ईयर्स के सारे बच्चों को क्या मिलेगी? एजुकेशन अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। एंड राइट टू एजुकेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। ये ए का मतलब क्या है कि ये बाद में जुड़ा है, अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो ए यूज करता क्या इस टाइप से? नहीं। तो ये चीज ध्यान रहेगी, राइट टू एजुकेशन। इसमें किसी को डाउट वगैरह है? नहीं। तो बस आज हम लोगों ने कौन से 2 आर्टिकल करे? आर्टिकल 20 और 21। सभी को याद होगा आर्टिकल 20 क्या था? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। उसमें 3 देखे, कौन कौन से देखे? बोलो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन। दूसरा क्या था? डबल जियोपार्डी। तीसरा क्या था? सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। फिर देखा राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के भी बहुत सारे मीनिंग थे, देख लिया हम लोगों ने ना, क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर वगैरह, लाइफ टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। और राइट टू डाई है क्या आपके पास? नहीं है। यूथेनेशिया समझ में आ गया। यूथेनेशिया में बोले एक्टिव चलेगा? नहीं, पैसिव चलेगा। हाँ, एक्टिव ऐसे कई बार जानवरों के लिए एक्टिव यूथेनेशिया है क्या इंडिया में? हाँ, बोले हमारा कुत्ता बहुत तड़प रहा है एक्सीडेंट से, कमर टूट गई, उसको इंजेक्शन देके मार दो। और पैसिव का मतलब क्या है कि कुत्ते को मारो मत, पहले उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे भेजो, फिर वो मशीन हटा लो, तो वो तकलीफ से मर जाएगा, दैट इज पैसिव। समझ में आया? चलो जल्दी से देखो, अरुणा शॉनबॉग उनका नाम था, जो नर्स का मैंने केस दिया उनका नाम क्या था? अरुणा शॉनबॉग, है ना। 30-35 साल तक रही, फिर बाद में उनको क्या दे दिया गया? पैसिव यूथेनेशिया। चलो कुछ क्वेश्चन है वो देख लो। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बी या डी? बी। फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ? यू हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, एक राइट और था, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने बंद का ऐलान किया है कि अब भारत बंद रखेंगे, सो यू हैव राइट अगेंस्ट बंद ऑल्सो। और राइट टू स्ट्राइक कौन सा राइट है? राइट टू स्ट्राइक। राइट टू स्ट्राइक भी कोई राइट है क्या? आंसर इज नो। स्ट्राइक का कोई राइट नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है
पिकेटिंग कर सकते हो आप, घेराव कर सकते हो, लेकिन राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, वो हम लोगों ने देख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू हैव राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन भी बना सकते हो आप, लेकिन स्ट्राइक कर सकते हो क्या? नहीं। यूनियन कौन बनाता? लेबर लोग अपनी क्या बना लेते हैं? यूनियन, और फिर यूनियन वाले बोलते हैं पैसा बढ़ाओ अदरवाइज स्ट्राइक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेटा यूनियन बना लेना लेकिन स्ट्राइक मत करना, अदरवाइज दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, स्टेट पिटाई विटाई कर देगा। तो ध्यान रहेगा, हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 19 किसको मिला हुआ था? सिटीजन्स को। ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ध्यान रहेगा। अब पूरे को नहीं पढ़ेंगे। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था? टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ध्यान रहेगा, एंड मेक इट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो ये कैसे मिला आपको राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और उसने क्या करा? आर्टिकल 19 में चेंजेस करके राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या बना दिया है? फंडामेंटल राइट, ध्यान रहेगा। और उसके लिए एक अलग से पार्ट भी जोड़ा, पार्ट 9B, ध्यान रहेगा, विच इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इजी है, जो चीजें नहीं पढ़ाई क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं क्या लिखा था। स्टेट, अच्छा स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बोर्ड्स वगैरह, लोकल गवर्नमेंट और इंक्लूडिंग प्राइवेट इंडिविजुअल वर्किंग टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट की डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। तो द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) में दिया हुआ है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑन विच ग्राउंड, किन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे लगाए जा सकते हैं, हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप ऐसी स्पीच नहीं दोगे जिससे सॉवरिटी और इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे भी लगाए जा सकते हैं। अपन ने कल पुतिन का एग्जांपल देखा था, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। ऐसा नहीं कि आप रशिया के लिए बोलने लग जाओ कि पुतिन है, वो लोग 25 साल से बने हुए हैं, ये वो डिक्टेटर बन गया है। ऐसा करोगे, ऐसी स्पीचेस दोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करना है ना, ये चीज ध्यान रहेगी। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। इजी क्वेश्चन था ये तो काफी। और हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे कि कौन कौन से ग्राउंड्स पर लगा सकते हैं। तो कुछ ग्राउंड्स तो अभी अपन ने यहाँ पर देख लिए, ये थे सॉवरिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर। उसके अलावा ये ग्राउंड्स भी है ना, ये भी ध्यान रहेगा। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? सिर्फ आप अपने व्यूज प्रोपोगेट कर सकते हो, नहीं। यू हैव राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूडेड है, जो हमने देखा था इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है क्या? नहीं। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी मच इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 19(1). फ्रीडम ऑफ वो भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हो? फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये भी अपन ने देखा था, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। फोन टैपिंग कोई नहीं कर सकता बिकॉज यू हैव राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, है ना, लेकिन लॉ वगैरह में कर सकते हैं, एक्सेप्शन है। राइट टू टेलीकास्ट मतलब सिर्फ गवर्नमेंट करेगी क्या टेलीकास्ट, मीडिया वगैरह पे नहीं, प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट बंद, कॉल बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर उन्होंने बंद का ऐलान किया है और आपको नहीं करना है तो आप अपनी कोचिंग चालू रख सकते हो। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये अपन ने ऑलरेडी देख लिया है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस देखा था, हाँ। राइट टू इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, अपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अमृता बाजार पत्रिका के एग्जाम्पल से भी समझा था। बंगाल में रातों रात वो किस में बदल गई थी? बोले हिंदी वालों पे बैन लगाया, रातों रात इंग्लिश में बदल गई और अगले दिन सुबह उठते से उसी एक्ट की बुराई करी, लेकिन किस लैंग्वेज में? इंग्लिश। और आज भी आती है अमृता बाजार पत्रिका। राइट, लास्ट क्या लिखा है? राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। अभी बताया, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, धरने दे सकते हो, ये भी क्या है आपका फंडामेंटल राइट। धरना देते हैं ना लोग, बोले धरने पे बैठ गए, बापू जैसे बैठे रहते हैं वो, 15-20 दिन बैठ के खा पी के घर चले जाते हैं। पिकेटिंग भी कर सकते हो, मान लो दारू वारू की दुकान खुल गई एंड यू डोंट लाइक इट, तो आप क्या करोगे? पिकेटिंग, है ना, आपको नहीं पसंद है। अब डिमांड फुलफिल होगी या नहीं ये तो किस पे डिपेंड करता है? स्टेट पे डिपेंड करता है। और भी क्वेश्चन है क्या? बस इतने ही क्वेश्चन थे, समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन तो ईजी थे आज। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं है? बंद करूं? ठीक है।